बांग्लादेश एक पुरानी गलती का नतीजा और आज के लिए बनती हुई मुश्किल। ভারতের বাজেট যতটুকু ভারতের बांग्लादेश आज एक सोवरेन कंट्री है, लेकिन ये सच कम लोग याद रखते हैं कि बांग्लादेश का जन्म कोई रीजनल एक्सीडेंट नहीं था। ये साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन था और उस इंटरवेंशन के बीच खड़ा था इंडिया। 1971 में सिर्फ 13 दिन के अंदर साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल मैप परमानेंटली बदल गया। 1971 के वॉर के बाद लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इस मूवमेंट के बिना बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट होना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती, रियलिटी नहीं। 1971 में पाकिस्तान आर्मी के क्रैकडाउन के बाद लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी रेफ्यूजी इंडिया के अंदर है। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये इंडिया के लिए इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी ब्रेकडाउन का रिस्क था। इंडिया ने बांग्लादेश को चैरिटी में आजादी नहीं दी, इंडिया ने इंटरवीन किया ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बने। तो फिर सवाल यह है, अगर इंडिया ने बांग्लादेश को जन्म लेने में मदद की तो आज रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? ग्रेटर बांग्लादेश कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ना बांग्लादेश गवर्नमेंट की, ना किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की। यह असल में एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, स्टेट प्रोजेक्ट नहीं। सोशल मीडिया पर सालों से यह प्रोपेगेंडा सर्कुलेट हो रहा है, जिसका ना कोई सॉलिड एविडेंस, ना कोई सॉलिड स्टेट बैकिंग है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आइडियाज भी सिग्नल होते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ फ्रिंज और रेडिकल ऑनलाइन स्पेसेस में एक और डेंजरस नैरेटिव सर्कुलेट हो रहा है। कुछ रेडिकल ग्रुप्स और एनोनिमस अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से अलग किया जा सकता है। इस क्लेम का सेंटर होता है 7 सिस्टर्स और एक पतला सा कॉरिडोर जो उन्हें मेनलैंड से जोड़ता है। इस जगह को हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में चिकन्स नेक भी कहा जाता है। ये 20 से 25 किलोमीटर का स्ट्रिप इंडिया को अपने 7 सिस्टर्स से कनेक्ट करता है। On Victory Day tomorrow, we will not take to the streets for celebration. We will take to the streets for resistance. In Dhaka and across Bangladesh, we will hold resistance rallies against Indian hegemony and all anti-Bangladesh conspiracies. ऐसे क्लेम्स का असली डेंजर उनके सच होने में नहीं, उनका डेंजर होता है परसेप्शन क्रिएट करने में, मिसट्रस्ट बढ़ाने में और ऑलरेडी सेंसिटिव रीजन को और वॉलेटाइल बनाने में। एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये नहीं कि पूरा देश एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन एक्सट्रीमिज्म को इग्नोर करना भी स्टेट लेवल गलती होगी। कुछ लोग इस इनस्टेबिलिटी का एक एंगल शेख हसीना से भी जोड़ते हैं। शेख हसीना का इंडिया के साथ रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है, ये पर्सनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी है। 1975 में जब बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ, तब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी। उस वक्त इंडिया ने शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम और रेफ्यूज दिया। अगर वो रेफ्यूज ना मिलता तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री शायद बिल्कुल अलग होती। इस रेफ्यूज का मतलब ये नहीं कि शेख हसीना इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि इंडिया उनके पॉलिटिकल इवोल्यूशन का एक साइलेंट पिलर रहा है। इसी वजह से जब शेख हसीना पावर में आई, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लेवल पर काफी स्टेबल हुए। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर क्रैकडाउन हुआ, एंटी इंडिया टेरर नेटवर्क्स वीकन हुए, नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रांजिट और कॉर्पोरेशन बेटर हुआ। ये सपोर्ट आइडियोलॉजी पे नहीं, ये स्टेबिलिटी पे बेस्ड था। इंडिया के लिए एक प्रिडिक्टेबल बांग्लादेश हमेशा एक अनस्टेबल बांग्लादेश से बेटर रहेगा। इस नैरेटिव के मुताबिक 1975 के बाद इंडिया ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बना लिया। ये सोच तब ज्यादा स्ट्रांग होती है जब डोमेस्टिक डिससैटिस्फैक्शन, इकोनॉमिकल प्रेशर या पॉलिटिकल अपोजिशन को एक्सटर्नल ब्लेम चाहिए होता है। 2024 में बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच शेख हसीना के मूवमेंट को लेकर काफी स्पेक्यूलेशन हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनको सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ने लगे, इंडिया ने रेफ्यूज और सेफ्टी का ऑप्शन ओपन रखा। लेकिन आज इस हिस्ट्री को सिलेक्टिवली यूज कर इंडिया पर इंटरफेरेंस का आरोप लगाया जाता है। इंडिया मोरालिटी पे नहीं, स्टेबिलिटी पे काम करता है। नेशंस इमोशन पे नहीं चलते, वो इंटरेस्ट पे चलते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का सबसे सेंसिटिव और अनरिजॉल्व्ड इशू है वाटर शेयरिंग। सबसे ज्यादा चर्चा होती है टीस्टा रिवर की। 2011 में टीस्टा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अप्रूवल डिनाई कर दिया। कंसर्न जेन्युइन था, फार्मर्स और इरिगेशन। यहीं पर स्टेट इंटरेस्ट और फॉरेन नेशनल पॉलिसी आपस में कोलाइड हो गए। इस डीले ने बांग्लादेश के लिए एक सिग्नल क्रिएट किया कि इंडिया वाटर शेयरिंग पर पॉलिटिकली डिसाइसिव नहीं है। और जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी सबसे डेंजरस होती है।
जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस मूव डायरेक्ट अटैक नहीं होता, सबसे इफेक्टिव मूव होता है ऑप्शंस क्रिएट करना। और यहीं पर चाइना क्वाइटली पिक्चर में एंटर कर गया। चाइना बांग्लादेश के साथ दोस्ती इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से करता है। पोर्ट्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट, सरफेस पर डेवलपमेंट, अंदर से डिपेंडेंसी। चाइना का गोल इंडिया को तोड़ना नहीं, चाइना का गोल है इंडिया को अपने ही रीजन में डिफेंसिव बना देना। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन गुस्सा नहीं है, कंक्लूजन क्लैरिटी है। इंडिया को नेबरहुड पॉलिटिक्स सिर्फ रिएक्शन से नहीं, विजन से चलानी होगी। हाई कमीशन ऑफ इंडिया पर अटैक सिर्फ एक बिल्डिंग पर अटैक नहीं, ये इंडियन सॉवरेनिटी पर चैलेंज है और ऐसे चैलेंजेस कैजुअली नहीं लिए जाते। डिप्लोमेसी तब इफेक्टिव होती है जब डेटरेंस के साथ आती है। इंडिया को ना बुली बनना है, ना सॉफ्ट टारगेट। इंडिया को बनना है प्रेडिक्टेबल, फर्म एंड प्रिपेयर्ड। ये वीडियो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ एक वार्निंग है कि जियोपॉलिटिक्स में वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।